अमरीश पुरी को अगली ही रात उस खुसूसी वफ्द ने जो मिलिट्री अटैची की क़यादत में तेल अवीव गया था, मोसाद के फैसले से आगाह कर दिया। अमरीश पुरी ज़ेरे लब मुस्कुरा दिया। वो जानता था कि बादिल नखास्ता ही सही, उसके दोस्तों को बहरहाल यही फैसला करना था। चंद मिनट तक कुछ सोचने के बाद उसने अपने मातहत को फौरी तौर पर श्रीनगर रवानगी का सिग्नल दिया। वो एक लम्हा ज़ाया किए बगैर कुछ कर गुजरना चाहता था। श्रीनगर के सुनसान हवाई अड्डे पर रात के दूसरे पहर उनके जहाज ने लैंड किया। रॉ की खुसूसी टीम एक खुसूसी परवाज से यहाँ पहुंची थी। चारों तरफ कर्फ्यू लगा था। एक तरह से श्रीनगर का हवाई अड्डा सिर्फ खुसूसी परवाजों के लिए ही इस्तेमाल हो रहा था, क्योंकि मामूल की एक आध परवाज ही दिल्ली से आती या फिर यहाँ से दिल्ली जाती थी। हवाई अड्डे पर फौज का कंट्रोल था, लेकिन रॉ ने सिर्फ फौज पर भरोसा नहीं किया था। मुजाहिदीन की रोज बरोज बढ़ती कार्रवाइयों के पेश नजर यहाँ सिक्योरिटी के खुसूसी इंतजामात देखने में आए थे और हवाई अड्डे के 10-10 मील दूर तक किसी को पर मारने की इजाजत नहीं थी। यहाँ आने वाले और जाने वाले मुसाफिरों को भी फौज अपने खुसूसी पहरे में बंद गाड़ियों में लाती और ले जाती। अमरीश पुरी के इस्तकबाल के लिए श्रीनगर में रॉ का स्टेशन चीफ नागी मौजूद था। वो खुद कार चलाता हुआ जहाज की सीढ़ियों के नजदीक ले गया। अमरीश पुरी के साथ उसका सिर्फ एक मातहत दिल्ली से आया था। इन लोगों ने ये सफर अपने नाम बदल कर किया था। फौज को सिर्फ 2 अहम शख्सियात की आमद की इत्तला देकर उनके लिए खुसूसी हिफाजती इकदामात की तलकीन की गई थी। अमरीश पुरी की रिहाइशगाह का बंदोबस्त नागी ने अपने नजदीकी सेफ हाउस में किया था, लेकिन उसने अचानक अपना प्रोग्राम बदल दिया। उसने नागी से हाथ मिलाते हुए उसे अलग ले जाकर कहा, फौज के दोस्तों को मुत्तला किया गया है, उन्होंने बंदोबस्त कर रखा है। हम कल सुबह वहीं मिलते हैं नाश्ते की मेज पर। इस बात का इल्म तो आपको हो गया होगा कि मैं नाश्ता सुबह 7 बजे करने का आदी हूँ। नागी इस अचानक तब्दीली पर कतन हैरान नहीं हुआ था। वो अपने चीफ को पिछले 15 साल से जानता था और यहाँ भी हालात की संगीनी का उसे एहसास था, लेकिन वो हैरान इस बात पर हो रहा था कि इस वक्त रात के 3 बज रहे थे और अमरीश पुरी ने उसको अपने साथ रखने की बजाय सुबह आने की तलकीन की थी। उसकी हैरानी में मजीद इजाफा उस वक्त हुआ जब उसने एयरफोर्स की एक कार को तेजी से उस तरफ आते देखा। कार उनके नजदीक आकर रुकी। मुअद्दब शोफर ने दरवाजा खोला और अमरीश पुरी बगैर कुछ कहे सुने गुड नाइट कहकर अपने मातहत समेत पिछली सीट पर बैठ गया। कार फर्राटे भरती एयरपोर्ट से मुल्हिक एयरफोर्स के बेस की तरफ जा रही थी, जहां एक कोने में जदीद सहूलियात से आरास्ता इंटेलिजेंस के एक खुसूसी ऑफिस में उसकी रिहाइश का बंदोबस्त किया गया था। उसकी आमद को खुफिया रखने के लिए फौज के हलकों में किसी फौजी अफसर की आमद की अफवाह सरे शाम ही फैला दी गई थी। पहरे पर मौजूद फौजी जवान भी यही समझ रहे थे कि GHQ से कोई जनरल आया है। जिस कार में अमरीश पुरी को लाया गया था वो खास तौर से आर्मी के आला अफसरों के इस्तकबाल के लिए मखसूस थी। अमरीश पुरी जैसे ही अपनी जगह पहुंचा, एक मुस्तैद मातहत ने उसे खास दोस्त की मौजूदगी से मुत्तला कर दिया। उसने अपने मातहत से कहा, ठीक है, मैं इसी वक्त मुलाकात कर रहा हूँ और कॉफी भी वहीं पहुंचा दी जाए। उसने अपने साथ दिल्ली से आने वाले साथी के हमरा आरामदेह और गर्म ड्राइंग रूम में कदम रखा तो यहाँ पहले से मौजूद एक शख्स को जो मकामी कश्मीरी था अपने इस्तकबाल के लिए खड़े होते देखा। ये शख्स कौन था, कहाँ से आया था, किस लिए उसे लाया गया था? इन सवालात के जवाबात सिक्योरिटी पर मामूर किसी भी शख्स को नहीं मिल सके थे। ऐसे लोग जो यहाँ लाए जाते थे उनकी शनाख्त को सबसे खुफिया रखा जाता। रास्तों की हिफाजत पर मामूर गार्ड्स को सख्ती से हिदायत की जाती थी कि वो ऐसे किसी भी शख्स की शनाख्त जानने की कोशिश न करें। नौवारिद की असलियत का इल्म वही रखता था जो उसका इंचार्ज होता था और जिसके हुक्म पर उसे यहाँ लाया जाता और किसी को कभी इल्म न हो पाता। लेकिन इस खेल के पुराने खिलाड़ियों में से एक दो ने उस शख्स के चेहरे की झलक देखकर उसे पहचान लिया था। उसकी तस्वीर आए रोज अखबारात में छपती रहती थी। इस आस्तीन के सांप को वादी के लोग अपने एक खैरखा की हैसियत से और मुजाहिदीन के एक रहनुमा की हैसियत से जानते और पहचानते थे। गो के ये शख्स अंडरग्राउंड था। इसको जिंदा या मुर्दा गिरफ्तार करवाने पर लाखों रुपए का इनाम मुकर्रर था, लेकिन उसे प्रेस की एक साजिश के तहत कवरेज दी जा रही थी। भारतीय इंटेलिजेंस की ये हिकमत अमली बहुत कामयाब रही थी कि वो ऐसे गद्दारों को जो मुजाहिदीन के भेस में दरअसल उनके छोड़े हुए टाउट थे, खूब पब्लिसिटी देकर उनकी धाक सादा लौह आवाम के दिलों पर बिठा दिया करते थे ताकि किसी को उनकी असलियत का इल्म न हो सके। अमरीश पुरी ने इस खास दोस्त से गर्मजोशी से मुआनका करते हुए कहा, सुनाओ मीर
साहब, क्या हाल है? आजकल तो आपकी शोहरत आसमान की बुलंदियों को छूने लगी है। सरहद के दोनों अतराफ आपके बयानात बड़े जोर शोर से शाया हो रहे हैं। मीर साहब ने बेगैरती से दांत निकालते हुए कहा, जनाबे वाला, ये सब कुछ आपकी मेहरबानियों और मोहब्बतों के तुफैल मुमकिन हुआ है, वरना क्या पिद्दी और क्या पिद्दी का शोरबा। अमरीश पुरी ने उसके सामने सोफे पर ढेर होते हुए कहा, मीर साहब, चुपचाप हमारे इशारों पर नाचते रहिए। अगर आपकी और हमारी दोस्ती इसी तरह बरकरार रही तो यकीन जानिए कि वो वक्त दूर नहीं जब आप जम्मू कश्मीर के वजीर आला होंगे। मीर साहब ने हक के नमक जताते हुए इल्तिजा की, जनाबे वाला, मेरी तो जान भी आपके लिए हाजिर है। आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि आपने कोई हुक्म दिया हो और उसकी तामील न की गई हो, और इंशाअल्लाह मुस्तकबिल में भी आप इस खादिम को हमेशा वफादार ही पाएंगे। बस एक जरा उस सरदार को लगाम दे लीजिए, आजकल वो कुछ ज्यादा ही ऊंचा उड़ने लगा है। अमरीश पुरी ने कॉफी का घूंट हलक में उंडेलते हुए उसे मतलब की तरफ लाने की इब्तिदा की। बेफिक्र रहिए मीर साहब, कोई कितना भी ऊंचा उड़े, हम जब चाहें उसे मुंह के बल गिरा देंगे। मीर साहब, हम सरदार जैसों के पर कतरने जानते हैं। आप मुतमईन रहिए और अपना काम करते जाइए। इस वक्त आपको जहमत देने का कोई इरादा तो नहीं था, लेकिन बात ही कुछ ऐसी आन पड़ी कि आपके सिवा और किसी तरफ नजर नहीं जाती। मीर साहब, बस ये जानिए कि आज हमारी और आपकी दोस्ती का इम्तिहान है। आप तो जानते हैं इन कश्मीरियों के मरकज में हाथ बहुत लंबे हैं, और खुसूसन मुफ्ती साहब आपके खिलाफ कोई मौका हाथ से जाने नहीं देते। एक प्राइम मिनिस्टर साहब हैं कि वो मुफ्ती साहब से आगे किसी की बात सुनने को तैयार नहीं। उन्होंने पिछले दिनों आपके खिलाफ खासा तूफान उठाया था, लेकिन हम आपके दोस्त जब तक मौजूद हैं कोई आपकी हवा की तरफ नहीं देख सकता। मीर साहब, मैंने कल प्राइम मिनिस्टर साहब से मीटिंग करके उन्हें यकीन दिलाया है कि वादी में हमें आपसे बड़ा हमदर्द या दोस्त नहीं मिल सकता, और जो काम मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये भी सिर्फ आप ही कर सकते हैं। अमरीश पुरी बड़ी मक्कारी से अपने शिकार की एक एक नब्ज पर हाथ रख रहा था। इस दरमियान मीर साहब के चेहरे पर एक रंग आ रहा और दूसरा जा रहा था। उसने अपने मालिक की तरफ देख कर कहा, आप हुक्म कीजिए जनाब, इस मुफ्ती और सरदार के बच्चे को तो मैं देख लूंगा। थोड़ी देर बाद अमरीश पुरी उसे सूरत हाल की संगीनी से आगाह कर रहा था। उसने गो कि मीर साहब को सारी बात समझा दी थी, लेकिन इस बात की उसे हवा भी न लगने दी कि दोनों इसराइली हैं। उसने मीर साहब को यही बताया कि मुजाहिदीन की कैद में मौजूद इन दोनों गैर मुल्कियों की मौत जरूरी है और उनकी मौत में ही उनकी बका है। बसूरत दीगर वो वजीर आजम के दिल में जो थोड़ी बहुत जगह पैदा कर सका है वो भी खत्म हो जाएगी, और ऐन मुमकिन है कि वजारत दाखिला के लोग मुफ्ती साहब के कहने पर उसके खिलाफ हरकत में आकर उसे कोई नुकसान ही ना पहुंचा दें। मीर साहब ने कहा, जनाबे वाला, आप जानते हैं कि वो दोनों हिजबुल मुजाहिदीन के कब्जे में हैं और ये लोग बड़े सख्त हैं, लेकिन मैं भी इस केस को चैलेंज जानकर कबूल कर रहा हूँ और बहुत जल्द आपको खुशखबरी मिल जाएगी। अमरीश पुरी ने कहा, मीर साहब, मैंने आपसे शुरू ही में अर्ज कर दिया था कि ये इम्तिहान का वक्त है और हमें इससे सुरखरू होकर निकलना है। आप किसी बात की परवाह न कीजिए, पैसा जितना चाहिए जहाँ चाहिए हमें हुक्म दीजिए, जिस किस्म की मदद दरकार हो हम हाजिर हैं। नागी को मैं आपके हुक्म पर आंखें बंद करके अमल करने को कह दूंगा, लेकिन मुझे नताइज चाहिए। ये लोग किसी भी तरह सरहद उबूर न कर सकें, ना ही प्रेस को इनकी हवा लगनी चाहिए। इससे पहले बहर सूरत इन्हें खत्म कर दिया जाए। मीर साहब ने बिलाखिर फैसला कुन लहजे में कहा, आप मुतमईन रहिए, 5 रोज के अंदर अंदर आपका ये काम हो जाएगा। अमरीश पुरी ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे आपसे यही उम्मीद है, और फिर अपने मातहत की तरफ देखा जिसने ब्रीफकेस खोलकर उसके सामने रख दिया। ये 2 लाख रुपए हैं, इब्तिदाई अखराजात रख लीजिए। इसके अलावा जितने पैसों की दुनिया की जिस करेंसी में भी जरूरत हो हमें मुत्तला कर दीजिए। बाकी बातों का तो आपको इल्म है ही। हम राब्ते के लिए पहले वाला तरीका और नंबर इख्तियार करेंगे। मीर साहब ने अपनी कमर से बंधे कैनवस के थैले में नोटों के बंडल रखते हुए उसे एहतियात से अपनी कमर के साथ दोबारा बांधते हुए कहा, ठीक है, मुझे अब चलना चाहिए। सुबह होने से पहले पहले मेरा अपने साथियों में मौजूद होना बहुत जरूरी है। मैं उन्हें किसी शक का मौका नहीं देना चाहता। अमरीश पुरी ने उससे दोबारा मुआनिका करके उसे रुखसत होने की इजाजत दी। जी बिल्कुल, आपने बजा फरमाया। उसके घंटी बजाने पर एक मुस्तैद कमांडो अंदर आ गया, जो अमरीश पुरी की आंख के इशारे ही से सारी बात समझ गया था। इस कमरे से निकलने से पहले मीर साहब ने अपने चेहरे पर बरसती लानत को अपने कंधे पर रखी बड़ी सी कश्मीरी शॉल में छुपा लिया। जब वो एक फौजी जीप में अपनी पनाहगाह की तरफ जा रहा था तो बहुत गौर से देखने पर भी कोई उसकी शनाख्त न कर सकता था। हवाई अड्डे से करीबन 10 मील की दूरी पर उसने जीप
वालों को रुकने का इशारा किया और जीप से नीचे उतर आया। उसने जीप में रखी अपनी क्लैशनकोफ गन को कंधे से लटका लिया था और खुद उस पहाड़ी सिलसिले पर फैली अंधेरे की चादर में गायब हो गया। वो पैदल ही चल रहा था। यहाँ नजदीक दूर कोई सवारी नजर नहीं आ रही थी। चलते चलते अचानक वो एक मोड़ मुड़ गया। ये रास्ता नजदीकी आबादी की तरफ जाता था। इस आबादी में उसका आबाई घर था, जिसके नजदीक दूर तक भी कोई सिक्योरिटी का एहलकार नजर नहीं आता था। सिर्फ दिखावे की कार्रवाई के लिए ये लोग कभी कभी यहाँ छापा मार लिया करते थे और मीर साहब के किसी रिश्तेदार को थाने ले जाकर बिठा देते, जहाँ से 3-4 रोज के बाद उसे इस नसीहत के साथ रिहा कर दिया जाता कि वो बाहर जाकर लोगों को खुद पर टूटने वाली कयामत की कहानी जरूर रो रो कर सुनाए। ड्रामे में हकीकत का रंग भरने के लिए उसके जिस्म पर कुछ ऐसे निशानात भी बड़ी होशियारी से लगा दिए जाते जो उसकी इस कहानी को हकीकत का रंग दे सके। सुबह अजान हो रही थी जब मीर साहब एक दीवार फलांग कर अपने घर में दाखिल हुए। उनके बेटे को जैसे वालिद साहब की आमद की पहले से खबर कर दी गई थी और उसके घर वाले दीदाए दिल फर्श राह किए उसके मुंतजिर थे। जैसे ही उसने घर में कदम रखा, एक एक करके घर के मकीन उससे लिपटने लगे। मीर साहब के लिए उन्होंने खास कश्मीरी नाश्ता तैयार कर रखा था। मीर साहब ने डट कर नाश्ता किया, घर वालों की शिकायत नोट की, अपने बेटे को मकामी अखबार के लिए बयानात तैयार करके दिए, एक खती रकम अपनी बेगम साहिबा के हवाले की और अपनी राह ली। मोहल्ले में अक्सर लोगों ने उन्हें घर से निकलते देखा था, लेकिन इस मोहल्ले के बदकिस्मत कश्मीरी क्योंकि उन्हें मुजाहिदे आजादी समझते थे, इसलिए हर किसी ने उनके एहतराम में अपनी आंखें और गर्दनें झुका ली थी और बड़े एहतराम से उनको सलामती की दुआएं देते हुए रुखसत कर रहे थे। दूसरी तरफ दोनों इसराइलियों को वहां 8 रोज होने को आए थे। इस दरमियान कभी कभी उनसे मुख्तार बातें करने आ जाया करता था। उन्हें मुजाहिदीन के इस कैंप में घूमने की इजाजत थी, लेकिन जो इलाका उनके घूमने के लिए मखसूस था वो 20 मुरब्बा गज से ज्यादा नहीं था। उन्हें अब तक सिर्फ इतना इल्म हो सका था कि वो किसी पहाड़ के दामन में कैद हैं, जिसके चारों तरफ जंगल और गहरे खड्ड हैं। उनकी 1000 कोशिश पर अभी तक किसी मुजाहिद ने उनके किसी सवाल का जवाब नहीं दिया था। ये लोग उनकी हर जरूरत जो उनके इख्तियार में थी पूरी कर रहे थे, लेकिन मुख्तार के अलावा और कोई उनसे बात नहीं करता था। पहले पहल तो दोनों यही समझे कि इन लोगों को शायद अंग्रेजी जबान नहीं आती, लेकिन फिर उन्हें अपनी राय तब्दील करनी पड़ी और वो ये जान गए कि मुजाहिदीन जानबूझकर उनसे बात नहीं करते। शायद उन्हें इसकी खुसूसी हिदायत की गई थी। मुख्तार के जरिए उनके इल्म में ये बात लाई गई थी कि मुजाहिदीन ने उनकी रिहाई के इवज अपने 15 साथियों की रिहाई का मुतालबा किया है। अगर भारतीय हुकूमत ने उनका मुतालबा तस्लीम कर लिया तो वो उन्हें रिहा कर देंगे, बसूरत दीगर उन्हें कभी रिहाई नसीब नहीं होगी। गो के कमांडर मुख्तार ने कभी उनसे ये बात नहीं कही थी, लेकिन वो अंदाजा कर सकते थे कि अब उनकी रिहाई सिर्फ मुजाहिदीन के साथियों की रिहाई से ही मशरूत है। लेकिन आज उनके सामने मुख्तार ने बड़ी अजीब बात कही थी। उसने दोनों से कहा था कि अगर वो रजाकाराना तौर पर बैनुल अक़वामी प्रेस के सामने अपनी असलियत बयान करने पर रजामंद हो जाएं तो उन्हें फौरन रिहा किया जा सकता है। दोनों ने ये बात तस्लीम करने से इनकार कर दिया था। वो जानते थे कि अव्वल तो ऐसा मुमकिन ही नहीं कि अगर उन्होंने मुजाहिदीन की बात मान भी ली तो उन्हें जिंदा दरगोर कर दिया जाएगा। दूसरी सूरत में मुमकिन है कि वो रॉ या मोसाद की कोशिश से रिहा हो जाएं और कोई बड़ा एक्शन करके उन्हें मुजाहिदीन की कैद से छुटकारा दिला दिया जाए। लेकिन अगर उन्होंने कभी इस गलती का इर्तिकाब कर लिया और प्रेस के सामने आकर अपनी असलियत बयान कर दी तो मोसाद उन्हें जमीन की 7वीं तह से निकाल कर जहन्नम रसीद कर देगी। जैक्सन ने उसके मुतालबे पर कहा, तुम हमें ब्लैकमेल कर रहे हो। मुख्तार ने जवाब दिया, ये तुम्हारा हुस्न ज़न भी है और बदगुमानी भी। हालांकि ऐसी कोई बात नहीं, हमें इसकी जरूरत ही क्या है। हमने तो तुम्हें जल्द रिहाई की शर्त से आगाह किया है। अगर तुम ये शर्त कबूल कर लो तो मेरे साथियों को तुम्हारी रिहाई में कोई एतराज नहीं होगा, लेकिन अगर तुम हमारी बात नहीं मानते तो फिर तुम्हारी हुकूमत को हमारी बात मान लेनी चाहिए। अर्नी ने फैसला कुन लहजे में कहा, हम मर तो सकते हैं लेकिन अपने मुल्क से गद्दारी नहीं कर सकते। मुख्तार बोला, जैसे आपकी मर्जी, आप बहरहाल हमारे मेहमान हैं, और मुस्कुराता हुआ बाहर आ गया। आज उन्हें नवा दिन हुआ था और वो यहाँ कुछ अजनबी चेहरे देख रहे थे। शायद मुजाहिदीन की ड्यूटियां बदल रही थीं, क्योंकि जो दस्ता पहले उनकी हिफाजत पर मामूर था वो लोग रात को यहाँ से जा चुके थे और उनकी जगह कुछ नए लोग आए थे। इन्हें मामूल के मुताबिक मगरिब के फौरन बाद इस कमरे में बंद करके बाहर से ताला लगा दिया गया। कमरे की छत खास
ऐसी ऊंची थी जिसके साथ मौजूद रोशनदान से ही कुछ रोशनी अंदर आया करती थी, या फिर वो अंदर लालटेन जलाए रखते। दोनों को लेटे अभी चंद मिनट ही गुजरे थे जब उन्होंने रोशनदान से एक कंकर में लिपटा कागज का टुकड़ा कमरे में गिरते देखा। जैक्सन ने लपक कर कागज का टुकड़ा उठा लिया और बेचैनी से उसे खोलकर लैंप की रोशनी में पढ़ने लगा। उस पर लिखा था, इन लोगों की कोई बात न मानो, किसी सूरत भी प्रेस के सामने मत आना। हम तुम्हारे बहुत नजदीक हैं और तुम्हारी रिहाई की हर मुमकिन कोशिश की जा रही है। रुक्का पढ़ते ही जाया कर दो। दोनों ने बारी बारी रुक्का पढ़ा और उनके दिल बल्लियों उछलने लगे। उन्हें इस बात का अंदाजा लगाने में देर न लगी कि ये पैगाम मोसाद की तरफ से आया है। अर्नी ने फौरन ही कागज के टुकड़े को लैंप की लौ से जलाकर राख कर दिया और फिर ये राख इस तरह गायब कर दी कि किसी को शक ही नहीं गुजर सकता था। अब दोनों बड़े मुतमईन होकर लेटे थे। उनके दिल में अगर कोई मामूली सा खौफ भी था तो वो दूर हो चुका था। मुमकिन था कि किसी ज़हनी दबाव के तहत वो मुजाहिदीन की प्रेस कॉन्फ्रेंस के सामने पेश होकर हकायक बयान कर देने वाली बात मान लेते, लेकिन अब वो ऐसी कोई बात मानने के लिए तैयार नहीं थे। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। इंशाल्लाह आपसे अगली किस्त में मुलाकात होगी। तब तक अपना और अपने इस चैनल का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।